हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि आतंक राज से संबंधित है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कब आतंक राज की कब से कब तक शुरुआत और कब अंत होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से वहाँ पे राजतंत्र का समापन हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना की गई। और लास्ट में क्या होता है कि जो वहाँ के सम्राट होते हैं लुई 16वें, उनको न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है। और फिर 21 जनवरी 1793 को उनको फांसी दे दी जाती है। और फांसी कहाँ पे दी जाती है? तो एक प्लेस था डी ला कॉन्कर्ड, ठीक है, उसमें सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी जाती है। फिर उसके बाद उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की थी, और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो इसके बाद ये स्टार्ट होता है आतंक का युग। और यहाँ पे 1793 से 1794 के काल को क्या कहा जाता है? 1793 से 1794 के काल को कहा जाता है आतंक का युग, ठीक है। रोबेस्पियर, ये यहाँ पे जो आतंक का युग था, इसके जो ये किसकी गवर्नमेंट थी? ये जैकोबिन सरकार थी, ठीक है। और ये रोबेस्पियर कौन था? रोबेस्पियर की ये इसका हेड था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी तो उस टाइम ये रोबेस्पियर जो था वो उसका हेड था, ठीक है। अब रोबेस्पियर की गवर्नमेंट चल रही है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा निरंकुश हो जाता है। और कहते हैं ना, जब सत्ता आती है किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में तो वो अपनी नीतियों का मनमाने तरीके से प्रयोग करने लगता है। अपने जो उसका क्या कहते हैं, जब जो उसकी शक्ति होती है उसका दुरुपयोग करने लगता है। तो वही जो रोबेस्पियर हैं उन्होंने भी यही किया। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। यानी कि जहाँ पर वो देखता था कि कोई उसकी नीतियों के प्रति असहमत है तो उसको भी तुरंत उसके प्रति क्या करने लगता था, तुरंत उसके प्रति न्यायालय में मुकदमा हो जाता था। और फिर अंत में अगर वो दोषी पाया जाता था तो फिर उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलती थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले जो अन्य पार्टी के सदस्य थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चला जाता था, ठीक है। और न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो क्या करता था कि उनको दोषी पाने पर गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकती आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था, ठीक है। तो इस मशीन का आविष्कारक कौन है? डॉक्टर गिलोटिन है, और उन्हीं के नाम पर इस मशीन का नाम पड़ा। फिर यहाँ पे जो रोबेस्पियर गवर्नमेंट होती है उसने नए कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। और गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए क्या करना पड़ता था कि शहरों में ले जाकर सरकार के द्वारा, यानी कि जो भी प्राइस सरकार तय करती थी उसी कीमतों पर बेचना होता था, यानी कि बाध्य किया गया। और अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों से क्या कहा गया कि भाई जो साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली जो समता रोटी हैं उनको खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। और परंपरागत, यानी कि पूरी तरीके से जनमानस के जीवन को इसने आतंकित कर रखा था और बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण कर रखा था। मॉन्स्योर जो होता है उसका ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है महाशय। और मदाम मीन्स होता है महोदया। के स्थान पे अब क्या प्रयोग करने लगा? फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को, तो पुरुषों को कहा जाता था सितोइन मीन्स होता था नागरिक, और सितोइन मीन्स होता है नागरिका, नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना लिया गया, ठीक है। इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा दमन किया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके जो समर्थक भी थे वो भी त्राही त्राही करने लगे थे। और अंत में क्या होता है कि जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया जाता है और गिरफ्तार करके उसको अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, उसे भी मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो जैकोबिन सरकार थी उसका अंत हो जाता है, ठीक है।
अब जैकोबिन के पतन के बाद क्या होता है कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये डायरेक्टरी शासित फ्रांस जो है इसके बारे में हम देखते हैं। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो मध्य वर्ग होता है, मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ जाती है, ठीक है। और नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, जैसा कि पहले भी किया गया था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था, ठीक है। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। और इन परिषदों ने क्या किया था कि 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनों वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता रहता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने क्या किया कि सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके उदय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ये जो डायरेक्टरी शासन है ये कब से कब तक चलता है, तो ये चलता है 1795 से 1799, ठीक है। 1799 तक ये डायरेक्टरी शासन चलता है। फिर उसके बाद सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। यानी कि इस सरकार में इन 3 जो कॉन्सेप्ट हैं, आदर्श हैं, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनका कॉन्सेप्ट बना रहा। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों में को भी प्रेरित किया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये आदर्श बने रहते हैं और इनका जो प्रभाव है वो हमें हमारे संविधान में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्योंकि महिलाओं को मताधिकार और बहुत सारे उनको भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, ठीक है। तो वो अपने अधिकारों के लिए, बहुत सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं थी, तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं क्रांति हो रही थी। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने एक क्रांति में हिस्सा लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए क्या करती थी, काम करती थी। और वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, ठीक है। तो ये सब जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थी वो सब ये काम करती थी। और बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी, यानी कि जो जितनी भी महिलाएं थी वो अपनी जीविका अर्जन के लिए कुछ ना कुछ करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। और चूँकि वो लोग गरीब तबके से आती थी, तो इसलिए उनके पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके उपलब्ध नहीं थे। केवल कुलीन जो महिलाएं थीं, यानी कि जो कुलीनों की लड़कियां थीं अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां थीं, यानी कि जैसे व्यापारी हो गए, वकील हो गए, इन लोगों की घर की जो महिलाएं थीं उन लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, यानी कि वही लड़कियाँ कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं और इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। तो बाकी जो अगर अधिकारों की बात करें तो यहाँ पे जो अधिकारों का हनन हो रहा था वो जो तीसरे तबके की जो यानी कि जो वर्कर महिलाएं थी उनके साथ में ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलते हैं। और वो बहुत स्ट्रगल फेज़ में भी रहते, तो उनको नीड भी होती है उनके अधिकारों को, ठीक है। कामकाजी महिलाएं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदि करना, ठीक है। जैसे कि आज भी महिलाएं करती हैं। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम होती थी, यानी कि उनका काम ज़्यादा था बट उनको मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम मिलती थी, यानी कि उनका महत्व कम देखा जाता था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले, ठीक है। ये सब महिलाओं के योगदान रहे हैं। वो आगे आके बढ़ चढ़ के इस क्रांति में हिस्सा लेती हैं ताकि उनको भी अधिकार मिल सकें। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, ठीक है। और उनमें
कौन सा क्लब था, उनमें जो फेमस क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये सबसे मशहूर क्लब था। ठीक है, तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन ये सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो कि बिल्कुल होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। ठीक है, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों में की मांग रखी। ये सब उनकी मांगे थी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। यानी कि जब वो खुद राजनीतिक पदों पर जो है विराजमान होंगी, और यानी कि जब वो राजनीतिक पदों को हासिल करेंगी और असेंबली के लिए चुनी जाएंगी और उनको मताधिकार प्राप्त होगा, तो वो अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर पाएंगी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए थे। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, और अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, जैसा कि पहले होता था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, और यानी कि कोई जोर दबाव नहीं किया जाएगा। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, और जो पुरुष और महिलाएं थीं, दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। ये सब अधिकार उनको मिल चुके थे। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। यानी कि वो राजनीतिक पदों पर जाना चाहती थीं ताकि उनके अधिकारों का प्रतिनिधित्व किया जा सके, वो अपने अधिकारों को और मजबूती से उनको हासिल कर सके। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया था। तो आतंक राज में क्या हुआ था कि जो महिला क्लब थे उनको बंद कर दिया गया, और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, यानी कि महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में भी उनको प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई जाने मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया, और कुछ लोगों को उनमें से फांसी भी दी गई। ठीक है, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा, और मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। ठीक है, तो ये 19वीं सदी के अंत तक तथा 20वीं सदी के प्रारंभ तक ये अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जारी रहता है। और क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया, और अंततः क्या होता है कि सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक महिला आपको दिख रही हैं, इनका नाम है, ये क्रांतिकारी महिला थी ओलंप दे गूज। ठीक है, जो कि 1748 से 1793 का इनका जीवन काल रहता है। और ये ओलंपे दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण महिला हैं ओलंप दे गूज। और उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। उन्होंने कहा, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पुरुष एवं नागरिक जो अधिकार घोषणा पत्र था उसका विरोध किया। और इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंपे दे गूज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना भी करी थी इन्होंने, और इसीलिए इनको क्या किया जाता है कि नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चला जाता है और फिर इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी। अब यहाँ आगे देखते हैं ओलंपे दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार, यानी कि ये कुछ अधिकारों की बात करती हैं कि महिलाओं के ये अधिकार होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो है, औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है।
और दूसरा ये कहती हैं कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं का शोषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रखी। फिर तीसरा है समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं, और कोई भी महिला अपवाद नहीं है, यानी कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है और वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ठीक है, तो ये जो ओलंपिया दे गूज हैं उनके घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकारों की चर्चा की गई है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा का उन्मूलन कैसे होता है? दास प्रथा का उन्मूलन ये सब टॉपिक है। ये देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्रांस में दास प्रथा चल रही थी और उसका उन्मूलन किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। ठीक है, कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गौडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। ठीक है, अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में श्रम की कमी, यानी कि वो लोग दूर इसलिए नहीं जाना चाहते थे विदेशों में, अपरिचित देशों में, क्योंकि वहाँ पे बागानों में काम कौन करेगा। ठीक है, तो इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा इसको पूरा किया जाता था। दास व्यापार सत्रमी और दासों का काम क्या होता था? मेनली वो जो तंबाकू की खेती होती थी और नील की खेती होती थी, चीनी और कॉफ़ी जैसे जो वस्तुओं का प्रोडक्शन होता था, उसमें जो श्रम लगता था वो दासों को वहाँ पे खरीदा जाता था और फिर उनसे काम मनमाने ढंग से काम लिया जाता था। ठीक है, तो दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू होता है और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर और हथकड़ियाँ पहनाकर, ठीक है, दासों को दाग दिया जाता था और उनको हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में क्या कर दिया जाता, ठूंस दिया जाता था। यानी कि जो दास थे उनको, उनके प्रति जो खरीदार थे, उनके अंदर कोई भी इमोशनल, किसी भी तरीके से वो इमोशन नहीं होते थे उनके प्रति, यानी कि कोई भी उनके प्रति दया का भाव नहीं था। वो बिल्कुल जानवरों की तरह उन पर जो है बर्ताव करते थे। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हो पाया। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि उस टाइम राजतंत्र भी चल रहा था और शायद इसीलिए जो निचला तबका था उसी को दास बनाया जाता होगा। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई भी कानून पारित नहीं किया। ठीक है, उनको भय था क्योंकि व्यापारियों से, क्योंकि व्यापारी जो हैं वो विरोध कर देंगे तो उनकी गवर्नमेंट कैसे चलेगी।
तो इसलिए उन्होंने कोई भी कानून इसके विरोध में पारित नहीं किया। लेकिन अंततः क्या होता है कि 1794 में के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। कब पारित हुआ है कानून, जो दासों की कानून मुक्ति का कानून? तो ये 1794 में, ठीक है। 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि 10 वर्ष बाद क्या होता है कि नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। जो नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो उसने दास प्रथा जो है पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल जाती है। और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो ये 1848 में होता है। ये जो निग्रो शब्द है, यहाँ पे आपने देखा होगा निग्रो शब्द। तो निग्रो का मतलब ये होता है कि जो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे, और यह उनके लिए एक अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे जिनको निग्रो बोला जाता था। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से क्रांति और रोजाना जिंदगी चल रही थी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। जैसा कि हमने देखा कि 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास भी किया। और बास्तील के विध्वंस होने के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति, ठीक है। तो सबसे पहले सेंसरशिप की समाप्ति का कानून आता है। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री एवं सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि किताबें, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जाता था। प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी भी होती थी, तो जिससे गांव में भी जागरूकता आने लगती है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत एवं उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जो है जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों और पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, क्योंकि सारे लोग शिक्षित नहीं थे। तो इसलिए क्या किया जाता था, इसलिए नाटकों के माध्यम से, ठीक है, दार्शनिकों के माध्यम से उसको प्रचार उसका किया जाता था। इसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, और यहाँ पे हम सारांश देखते हैं इसका कि कब नेपोलियन बोनापार्ट आता है, उसका एंट्री कब होती है उसकी। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। तो 1804 में ये जो नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं ये कहाँ के राजा बन जाते हैं, सम्राट। तो ये अपने आप को यहाँ फ्रांस के सम्राट घोषित कर देते हैं, ठीक है, 1804 में।
उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। ठीक है, जो पुराने राजवंश थे उनको हटा दिया और नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर क्या की कि अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत भी मानता है। ठीक है, मानता था। उसने क्या किया कि उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो ये जो है निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। किसने चलाई? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सही काम कर रहा था, तो उसको लगता था कि जनता को लगता था कि ये बहुत अच्छा है, मुक्तिदाता है ये तो। और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। जनता सोच रही थी कि ये हमें स्वतंत्रता दिलाएगा, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, यानी कि वो भी निरंकुश होने लगा। और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद आता है। उसके बाद स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार जो होते हैं, स्वतंत्रता जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे और ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल जाते हैं और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश होता है, पतन होता है और औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे क्रांतिकारी जो कि फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। ठीक है, तो यहाँ यानी कि इस फ्रांस की क्रांति का पूरा जो प्रभाव है वो यूरोप में तो पड़ता ही है, बल्कि पूरे विश्व में भी इसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और भारत में भी इसके प्रभाव को देखा जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉक्स में जो ये दिया हुआ है राजा राम मोहन राय के बारे में, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें। राजा राम मोहन राय जो थे उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थी। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। ठीक है, फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा। थैंक यू सो मच।